Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Dr. Mohammad Uwais Alam. I have completed my MBBS from Government Medical College फतेहपुर and currently doing internship. तो अभी इस वीडियो में जो है मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ जो उत्तर प्रदेश के अंदर सर्विस बॉन्ड है MBBS और BDS कंप्लीट करने के बाद, तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा और उसके साथ ही जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है डॉक्टर्स के थ्रू, तो वो प्रोटेस्ट क्यों है, कितना जायज़ है, क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में और एक ग्राउंड रियलिटी क्या है उत्तर प्रदेश के रूरल सर्विस बॉन्ड के बारे में अभी तक की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो सब कवर करने वाला हूं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि रूरल सर्विस बॉन्ड होता क्या है और यूपी में इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उत्तर प्रदेश में उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज रूरल सर्विस बॉन्ड आफ्टर एमबीबीएस इन यूपी। तो देखो, जब आप एडमिशन लेने जाते हैं गवर्नमेंट एमबीबीएस या गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेजेस में, उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉलेज में जो यूपी गवर्नमेंट का कॉलेज है, तो एडमिशन के समय पर आपसे जो है एक बॉन्ड साइन करवाया जाता है जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ स्टूडेंट का, जिसमें गवर्नमेंट आपसे ये लिखवा कर ले लेती है कि जैसे ही आपका एमबीबीएस या बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट होगा तो आप जो है यूपी गवर्नमेंट को 2 साल की सर्विस देंगे। ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, आपको जो सैलरी है वो आपको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। ये रिटन डॉक्यूमेंट में है, लेकिन एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन में काफ़ी उसमें दिक्कतें चल रही हैं, जिसको लेकर जो है प्रोटेस्ट भी चल रहा है। तो क्या क्या दिक्कतें हैं वो भी मैं नीचे बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं किस पर अप्लाई होता है, अप्लाइड ऑन होम। तो जितने भी लोग उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट एमबीबीएस या बीडीएस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उन सभी लोगों पे ये अप्लाई किया जाता है, चाहे आप ऑल इंडिया काउंसलिंग से एडमिशन लें या फिर स्टेट कोटा से लें। अगर यूपी के गवर्नमेंट एमबीबीएस या बीडीएस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है तो आप पर ये बॉन्ड अप्लाई हो जाता है, एडमिशन के समय पर आपसे बॉन्ड भरवा लिया जाता है। अगर प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तब आप पे ये बॉन्ड नहीं लगेगा। अगली चीज आती है कि इसकी ड्यूरेशन और पेनल्टी क्या है और एक्चुअल में क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं। तो देखो, टोटल 2 साल की ड्यूरेशन होती है। जैसे ही आपका एमबीबीएस या बीडीएस कंप्लीट होगा आपको 2 साल के लिए जो है यूपी में सर्विस देनी है और इसको रूरल सर्विस बॉन्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी मेन एम यही है कि जो रूरल की वैकेंसीज हैं उनको कंप्लीट किया जाए ताकि यूपी गवर्नमेंट में कहीं भी डॉक्टर्स की कमी ना रहे। और अगर कोई इसको ब्रेक करना चाहता है यानी कोई सर्विस नहीं देना चाहता तो उसको पेनाल्टी पड़ेगी और पेनाल्टी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर वो 10 लाख रुपए की है। यानी अगर आप सर्विस नहीं देना चाहते तो 10 लाख रुपए देकर आप जो है इस बॉन्ड से फ्री हो सकते हैं। तो अगला जो सवाल है वो यही है, क्या इसको लीगली ब्लॉक किया जा सकता है? तो बिल्कुल ब्लॉक किया जा सकता है। आप 10 लाख रुपए की जो इसकी पेनल्टी है उसको भरकर ब्लॉक कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। अगली चीज आती है वेयर इज द सर्विस टू बी गिवन, यानी जो आपको सर्विस बॉन्ड भरवाया गया है तो कहां पर आपको सर्विस देनी है, जॉब कहां पर करनी है। तो एक्चुअल में तो डॉक्यूमेंट में लिखा क्या रहता है, रूरल सर्विस बॉन्ड, लेकिन क्योंकि इनकी प्रायोरिटी पहले ये थी कि जितने हायर सेंटर्स हैं वहां पर सभी वैकेंसीज को कंप्लीट किया जाए, तो सबसे पहले से जो इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था वो 18 बैच से हुआ था, एमबीबीएस बैच 2018, जिनका अलॉटमेंट 2000 बैच 18 में कंप्लीट हो चुका है, जिनका एमबीबीएस उनका अलॉटमेंट सबसे पहले हुआ था। और पहली बार जब अलॉटमेंट हुआ था तो मेजॉरिटी पोस्टिंग जो है वो मेडिकल कॉलेजेस में हुई थी। उसका रीजन ये था कि ज्यादातर वैकेंसीज नॉन पीजीजीआर की मेडिकल कॉलेजेस में भी थी। तो पहला एम तो यही होता है कि जो हमारे टर्शियरी सेंटर हैं एटलीस्ट वो कंप्लीट हो, तभी तो आप नीचे की बात करेंगे। मतलब नीचे कंप्लीट हो जाए और ऊपर हायर सेंटर ही कंप्लीट ना हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो स्ट्रक्चरल वे में पहले ऐसे ही किया जाता है, जो हायर सेंटर्स हैं टर्शियरी सेंटर कहा जाता है मेडिकल कॉलेजेस को, क्योंकि रेफर होने के बाद जो पेशेंट है एक लोकल लेवल पर अगर आप कहेंगे कि हाईएस्ट लेवल जो रह सकता है वो टर्शियरी लेवल होता है कोई मेडिकल कॉलेज, तो एटलीस्ट वहां पर पूरी फैकल्टी होनी चाहिए। तो पहला एम था उसको कंप्लीट करना, तो मेजॉरिटी अलॉटमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हुए, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर 19 बैच का अलॉटमेंट हुआ, जहां पर क्या हुआ कि जो मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स थी धीरे धीरे भरने लगी नॉन पीजीजीआर की, तो वहां पर कुछ अलॉटमेंट आपका मेडिकल कॉलेज में हुआ और कुछ अलॉटमेंट जो है वो सीएचसी में हुआ। सीएचसी क्या होती है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये जो है सेकेंडरी लेवल आपका मेडिकल एजुकेशन में आता है, मतलब हेल्थ केयर सेक्टर में सेकेंडरी लेवल की आती है। फिर असल दिक्कत जो स्टार्ट हुई वो हुई इस साल, यानी 20 बैच जो है इस बार 20 बैच का अलॉटमेंट हुआ है, जिसमें जो मेजॉरिटी पोस्टिंग है वो सीएचसी और पीएचसी में हुई है। सीएचसी जो आपका सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ सेक्टर में आता है और फिर उसके बाद आपका पीएचसी जो प्राइमरी सेंटर में आता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर इसको कहते भी हैं, यानी जो बेसिक फैसिलिटीज डॉक्टर की तरफ से आपको मिलेगी वो पीएचसी में मिलेगी। ठीक है, अब इस बार क्या हुआ है, टोटल लगभग 2900 डॉक्टर्स थे जिनको अलॉटमेंट होना था अलग अलग जगहों पे मेडिकल कॉलेजेस में, सीएचसी में और पीएचसी में। ठीक है, यानी टोटल लगभग 2900 डॉक्टर्स थे जिनकी इंटर्नशिप इस साल कंप्लीट हुई, 20 बैच और जो कुछ पुराने लोग थे उनको मिलाकर।
उनका अलॉटमेंट होना था। अब इस बार क्या हुआ है, मेजोरिटी जो अलॉटमेंट है वो सीएचसी पीएससी में हुआ है। मतलब टोटल 2900 में से अगर आप देखेंगे, सीट मैट्रिक्स आ चुकी है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा, उसमें से लगभग 600 से 650 के आसपास आप मान के चल सकते हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर वैकेंसी थी। बाकी की सभी वैकेंसी सीएचसी और पीएससी में थी। तो मतलब एक बड़ा नंबर, लगभग 2200 से 2300 जो डॉक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं सीएचसी और पीएससी में अलॉटमेंट हुआ है 20 बैच से, यानी जो इस साल अलॉटमेंट हुआ है। तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सब ठीक है। लेकिन वहां पर जो सर्विसेज हैं उसमें प्रॉब्लम्स हैं, जिनको मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। अब इसमें जो अगला सवाल आता है वो है कि कौन डिसाइड करता है कि आपका अलॉटमेंट कहां पर होगा। तो इसमें जो सबसे बड़ा रोल रहता है वो है यूपी डीजीएमई का, उत्तर प्रदेश डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका अलॉटमेंट होता है जिस तरीके से एमबीबीएस के लिए आपकी काउंसलिंग चल रही है ना, कि कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा नीट की रैंक की बेस पर, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका अलॉटमेंट नीट की जो ऑल इंडिया रैंक है, नीट यूजी वाली, मतलब आप सोच के देखो, नीट यूजी जिसकी बेस पर आपका ऑलरेडी एमबीबीएस का एडमिशन हो चुका है, उस रैंक को यहाँ पर ये यूज करते हैं और उसकी बेस पर अलॉटमेंट करते हैं, जो कि काफी अनफेयर लगता है। क्योंकि ऑलरेडी नीट यूजी के बेस पर आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो चुका है, एमबीबीएस आप पास कर चुके हैं, तो अगर इंप्लीमेंटेशन करना भी है तो एमबीबीएस का कुछ ना कुछ होना चाहिए या कोई और इनको पैरामीटर लगाना चाहिए। नीट यूजी का पैरामीटर काफी अनफेयर है, तो पहली चीज तो वो भी है। तो नीट यूजी के बेस पर आपको जो है चॉइस फिलिंग करनी होती है। यहाँ पर सीट मैट्रिक्स आती है, पूरी लिस्ट आती है, किस मेडिकल कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं, किस सीएचसी या पीएससी में कहां पर कितने मेडिकल ऑफिसर्स की जरूरत है, वो सारी इंफॉर्मेशन आती है। फिर आप चॉइस फिलिंग करते हैं। चॉइस फिलिंग में अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं भी करते हैं तो जो भी कॉलेज या जो भी सीएससी पीएससी बचता है उसमें आपको डायरेक्टली अलॉटमेंट कर देना होता है, मतलब वो अपने आप कर देते हैं। तो इसलिए जरूरी होता है कि आप चॉइस फिलिंग करेंगे ही करेंगे। अब क्योंकि ये आप एक लीगल डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बाउंड है, तो अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी आपको जो है यहाँ पर ये अलॉटमेंट कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास लिस्ट पूरी रहती है। फिर अगला सवाल लोगों का यही रहेगा कि अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या रहता है। तो देखो, जैसे ही आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होती है, इंटर्नशिप कंप्लीट होने के 180 डेज के अंदर अंदर, ये रूल है ना जो आपने बॉन्ड भरा है कॉलेज के अंदर, उसमें ये लिखवाया गया है कि आपके इंटर्नशिप कंप्लीट होने के 180 डेज के अंदर अंदर आपको जो है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है बॉन्ड का वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो है ये रजिस्ट्रेशन की डेट निकालते हैं, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। फिर सीट मैट्रिक्स आती है, मेरिट लिस्ट भी आती है आपकी, जिसमें नीट यूजी की रैंक और मार्क्स लिखे रहते हैं। फिर उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है कि किस ऑर्डर में किस कॉलेज को आपको रखना है। अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं भी करेंगे तो जो वैकेंट सीट बचेंगी ना, उसमें से वो आपको जो है अलॉटमेंट कर देंगे बिना आपकी परमिशन के। तो ये रूल रहता है, इसलिए सबको चॉइस फिलिंग करना मैंडेटरी होता है, ताकि आपको अपने ऑर्डर के हिसाब से कोई भी अलॉटमेंट हो और बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर मैं आपको देखो इस साल की जो सीट मैट्रिक्स थी वो दिखा रहा हूँ। जैसे एसएमसी अमेठी में टोटल 8 सीट्स थी, एसएमसी अयोध्या में 40 सीट्स थी, एसएमसी बहराइच में 45। तो इस तरीके से हर एक मेडिकल कॉलेज में कितनी सीट्स है ये पूरी लिस्ट निकाली जाती है। तो इसमें अगर आप टोटल देखेंगे 22 पेजेस की ये पीडीएफ है, जिसमें टोटल मिलाकर जो वैकेंसीज इस साल निकाली गई थी वो थी आपकी लगभग 3000 से ऊपर 3445। और इसमें जो मेजोरिटी अलॉटमेंट है वो आपका सीएचसी और पीएससी में हुआ है। जैसे वाराणसी में यहाँ पर 12, फिर उन्नाव में 26, आपका सुल्तानपुर में 29। इसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के, क्योंकि इतने सारे जिले हैं और उसमें इतनी सारी सीएचसी हैं पीएससी हैं, तो हर एक जगह पे वैकेंसी निकाली गई इस बार। और मेजोरिटी अलॉटमेंट जो है वो आपका सीएचसी पीएससी में किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो है सीट मैट्रिक्स आती है, आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, फिर अलॉटमेंट होता है। और फिर उसके बाद भी यहाँ पर जो है अलॉटमेंट होने के बाद, जैसे एक कॉलेज में काफी लोग पहुंचे होंगे, तो वहां पर इंट्रा कॉलेज अलॉटमेंट भी होता है, तो उसमें भी कुछ डिफरेंसेस रहते हैं। वो डिपेंड करता है आप किस कॉलेज में गए और वहां का जो प्रोसेस है वो प्रिंसिपल कैसा आपका रखना चाह रहे हैं। तो दो तरह का नॉर्मल सिस्टम चलता है। पहला तो ये, जिस कॉलेज में आप पहुंचे हैं वहां पे जो प्रिंसिपल हैं वो आपकी नीट की ऑल इंडिया रैंक की बेस पे फिर से डिपार्टमेंट वाइज फिर से काउंसलिंग करा देते हैं, और जो आपको डिपार्टमेंट मिलता है वो फिक्स हो जाता है, उसी में आप जो है रहते हैं फिर पूरे 2 साल। कुछ जो कॉलेजेस हैं वो ऐसा करते हैं कि रोटेशन करते रहते हैं, कि हर एक नॉन पीजीजीआर हैं उनको 1-1 या 2-2 महीना हर एक डिपार्टमेंट में रखा जाएगा, ताकि किसी एक डिपार्टमेंट वाले पे ज्यादा लोड ना पड़े और किसी दूसरे पे कम ना पड़े। तो वो डिपेंड करता है किस कॉलेज में आप पहुंचे और वहां का सिस्टम क्या है। फिर सबसे बड़ा सवाल जो आता है और जिसकी वजह से दिक्कतें चल रही हैं इस टाइम पर, प्रोटेस्ट भी चल रहा है, वो है कि सैलरी क्या दी जाती है अलग अलग लेवल पर। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, आप किसी भी आदमी से पूछेंगे कि कोई स्टूडेंट है, उसने नीट यूजी क्वालिफाई किया और एक अच्छी रैंक लाया, गवर्नमेंट उसको एमबीबीएस या बीडीएस का कॉलेज मिला, उसने एडमिशन लिया, पूरी 4.5 साल पढ़ाई की, फिर उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप की, टोटल 5.5 साल उसने अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया। उसके बाद उससे एक साइन कराया गया था, जो कि सब बच्चों पे सेम साइन है, मतलब जो बॉन्ड है वो हर एक बच्चे पे बराबर है, वो बॉन्ड साइन कराया गया। और फिर उसके बाद बोला गया कि आप जहां भी अपनी सर्विस देंगे वो आपको पैसा उसका दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी। तो नॉर्मल अगर आप किसी अनपढ़ आदमी से ही पूछेंगे तो वो जाहिर सी बात ये कहेगा कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, क्योंकि सभी एमबीबीएस किए हुए हैं, सब बराबर डिग्री के हैं, सेम बैच के हैं, सेम पढ़ाई के हुए हैं, सेम कोर्स पास किया है, सेम नीट के एग्जाम के थ्रू आए हैं, तो उनको सैलरी भी बराबर मिलेगी। ये एक नॉर्मल सी चीज है।
लेकिन यहाँ पर दिक्कत तब आई जब यहाँ पर हर एक लेवल पर इन्होंने जो सैलरी है वो अलग रख दी है। पहला तो ये मेडिकल कॉलेजेस में जो सैलरी है उसमें टोटल लगभग 6 कॉलेज हैं जहां पर जो इन्होंने सैलरी है लगभग 65,000 के आसपास रखी है। जो 6 पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें आपका एसएन आगरा हो गया, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, झांसी, कानपुर और प्रयागराज, एक दो कॉलेज और हैं, टोटल 6 मिलाकर उसमें उन्होंने बोला कि 65,000 पर मंथ की जो है ये सैलरी देंगे वहां पर। और उसके अलावा जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं क्योंकि वो पेरिफेरी के, तो वहां पर जो सैलरी ये लोग दे रहे हैं वो लगभग 97,000 से लेकर 1,10,000 के आसपास पर मंथ की दे रहे हैं। ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस में, क्योंकि वो पेरिफेरी के कॉलेज है। ठीक है, उसमें फिर भी एक बार समझ में आता है कि हाँ इन्होंने पेरिफेरी वालों को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस दिया कि वहां पर सर्विसेज कम है तो पैसा ज्यादा दे रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आई सीएचसी पीएचसी वालों की, क्योंककि यहाँ पर ये जो अलॉटमेंट कर रहे हैं सीएचसी पीएचसी में वो मेडिकल ऑफिसर की तरह अलॉटमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ये पैसा दे रहे हैं वो आपको 50,000 से लेकर 65,000 पर मंथ का दे रहे हैं। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वहीं पर आपका सेम बैचमेट जिसने सेम एमबीबीएस की डिग्री पास की है उसको 1,10,000 रुपए, 1,20,000 तक मिल रहा है अगर टीडीएस नहीं कटेगा तो। और कोई मेडिकल ऑफिसर है सेम आपके साथ का बैचमेट है, उसने भी एमबीबीएस कंप्लीट किया है, सेम मेहनत की है, सेम बैच से है, उसको 50,000 या 65,000 तक मिल रहा है। तो ये बिल्कुल आधे आधे का फर्क हो गया। मतलब आप कैसे समझ सकते हैं कि कोई डबल पे ले और कोई आधा पे ले, और उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें जो है सीएससी पीएससी पर जो है लोगों को देखने को मिल रही हैं, जो कि मेडिकल कॉलेजेस में वहां पर फायदा है। मतलब सीएससी पीएससी में तो आप ग्रामीण इलाके में जाएंगे ना, कहीं भी ऐसी जगह पर जहां पर सर्विसेज आपके पास कम है, आपके पास सीनियर्स नहीं है। जैसे मेडिकल कॉलेजेस में आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं तो आपके पास फैकल्टी होगी, सीनियर्स होंगे, कोई भी केस आता तो आप उसका कंसल्टेशन कर पाएंगे अपनी अथॉरिटी से, वहां पर ज्यादा सीखने को भी मिलेगा। अब सीएचसी पीएससी में आपके पास ज्यादा सीनियर्स भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा आपको हायर जो सीनियर्स है उनकी भी हेल्प बहुत ज्यादा नहीं मिल पाएगी कि आप हर एक केस में जो है डिस्कशन ले पाएं और बहुत ज्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हो, क्योंकि यहाँ पर इक्विपमेंट्स भी बहुत ज्यादा कम होंगे। क्योंकि पेरिफेरी में इतनी ज्यादा सर्विसेज तो नहीं हो सकती ना जितनी किसी मेडिकल कॉलेज में होंगी। तो वहां पर, और वो पेरिफेरी में भी जा रहे हैं जहां पर आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे वहां आपके पास सिक्योरिटी होती है, रहने सहने का होता है, एक अच्छे माहौल में आप आसपास रहते हैं, वहां आपको सारी चीजें मिल भी जाएंगी। सीएससी पीएससी में ग्रामीण इलाके में वहां कहां पर कौन सी सर्विस मिलेगी नहीं मिलेगी। अभी जो 20 बैच के डॉक्टर्स हैं जो बॉन्ड में अलॉट हुए अलग अलग सीएससी पीएससी में, उनको कितनी सारी दिक्कतें हो रही हैं, वो वीडियोस बना के अपने सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कितना बुरा जो हाल वहां पर सीएससी पीएससी में हो रहा है। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था, सीएचसी पीएससी पे पैसा ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि ये पेरिफेरी में जो लॉजिक इन्होंने मेडिकल कॉलेज में लगाया था वही यहाँ पर भी लगाते। तो यहाँ पर पैसा और ज्यादा देने के बजाय उन्होंने बिल्कुल आधा कर दिया, आधे से भी कम, 4 पार्ट में टोटल बांट दिया। मैं इनको जो है इनका नोटिफिकेशन दिखाता हूँ आप सबको। यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया है, जो टोटल सीएचसी पीएससी था ना पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको 4 पार्ट में बांट दिया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। अब ग्रुप ए बी सी डी में बांटने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को, मतलब जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है सबको बांटने के बाद उनका पे जो है निर्धारित कर दिया है कि अगर आप मेडिकल ऑफिसर एमबीबीएस के बाद जाएंगे तो जो ए ग्रेड वाले मेडिकल कॉलेज सीएससी पीएससी वहां पर 50,000 मिलेगा, जो आपके बी ग्रेड वाले वहां 55,000 मिलेगा, सी ग्रेड वालों पे 60,000 मिलेगा, और जो डी ग्रेड है वहां पर 65,000 मिलेगा। तो यहाँ पर जो सीएससी पीएससी उसमें भी इक्वालिटी नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि हाँ सबको बराबर पैसा मिलेगा। और जबकि सर्विसेज यहाँ पर और ज्यादा दे रहे हैं सीएससी पीएससी के लोग, मतलब ऐसे ग्रामीण इलाके में जा रहे हैं जहां पर कोई नहीं जाना चाहेगा। क्यों जाना चाहेगा, जब अगर किसी को बेहतर सर्विसेज मेडिकल कॉलेज में मिल रही हैं और ज्यादा सैलरी मिल रही है तो कोई क्यों सीएससी पीएससी में जाना चाहेगा। तो यही सवाल है जिसकी वजह से अभी पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, और इसी को लेकर जो है पूरे यूपी के अंदर जितने भी बॉन्डेड डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी जो डेट्स उनकी तरफ से निकाली गई हैं, मैंने भी सोशल मीडिया पर उसको देखा, तो 31 अगस्त, क्योंकि अभी 30 अगस्त को जो है नीट पीजी 2026 का एग्जाम होने वाला है, तो उसके बाद से लोग जो है प्रोटेस्ट एक बड़े लेवल पे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी केस चल रहा है और केस पिछले 2 साल से चल रहा है, उसका कुछ भी अपडेट अभी तक नहीं आया है। क्योंकि इक्वल पैरिटी होनी चाहिए। कोई भी आदमी आप पूछोगे उससे कि 2 लोग एक बराबर लेवल के सेम एमबीबीएस किए हुए हैं तो क्या उनकी पे इक्वल नहीं होना चाहिए, एकदम कॉमन सेंस वाली चीज है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है, तो उसमें काफी ज्यादा लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो यहाँ पर एक तो ये रहेगा कि जो गवर्नमेंट है अपने लेवल पर भी इस इश्यू को देखे क्या क्या दिक्कतें हैं ताकि उनको ठीक कर पाए। और ये यूपी गवर्नमेंट से एक अपील है कि आप इस मैटर को सीरियसली देखिए, क्योंकि ये मैटर जो है डॉक्टर्स का है, जो पढ़े लिखे तबके से आते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद और उन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट किया हो, तो वहां पर अगर इनइक्वालिटी दिखेगी तो वहां पर काफी दिक्कतें जो है लोगों को देखने को मिलेंगी। ये जो प्रोटेस्ट है उसमें सीएससी पीएससी में ही 20 बैच में लगभग 2000 से ज्यादा लोग अलॉटमेंट हुए हैं। तो मुझे लग रहा है अगर मान लो 31 के बाद इसमें से 1000 से 1500 लोग भी अगर एक साथ लखनऊ पहुंच गए, और जो कि सब डॉक्टर्स हैं, तो फिर ज्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी, एक नेशनल इशू बन सकता है। तो गवर्नमेंट को इसको पहले ही देखना चाहिए कि ऐसी नौबत ना आए कि कोई यहाँ पर ऐसा कदम उठाया जाए स्टूडेंट की तरफ से कि प्रोटेस्ट हो और दिक्कतें बढ़ें। तो उससे पहले ही इक्वालिटी हो जानी चाहिए, जो कि रीजनेबल भी है। कुछ ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा पैसा मांगा जा रहा हो,
उसमें सिर्फ इक्वालिटी की बात की जा रही है कि सेम एमबीबीएस पास किए हुए जो डॉक्टर्स हैं उनका जो सैलरी है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में हो, चाहे सीएससी पीएससी में हो, या फिर ऐसा है कि अगर पेरिफेरी में आप ज़्यादा दे रहे हैं तो पेरिफेरी में सीएससी पीएससी आती हैं तो उनको पैसा और ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर और कम है। और जो अलग अलग तरह की दिक्कतें सीएससी पीएससी में देखनी पड़ रही हैं तो उन सब का समाधान किया जाए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। तो यही था आज का इशू। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग जो है नीचे कमेंट्स करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच इस वीडियो की बढ़े। अपने फ्रेंड्स में, कलीग्स में, सीनियर्स में, जूनियर्स में इस वीडियो को भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर हों और जो एक्चुअल इशू है वो उन लोगों तक पहुँचे, क्या दिक्कतें डॉक्टर को यहाँ पर फेस करनी पड़ रही हैं ताकि उसका समाधान निकाला जा सके। कोई भी एजुकेटेड जो कम्युनिटी है वो किसी तरीके से सफ़र नहीं करना चाहिए ताकि आगे जो लोग हैं ना वो पढ़े लिखे लोगों से ही एक अपने इंस्पिरेशन लेते हैं। तो अगर ये लोग ही उस दिक्कत में रहेंगे तो फिर आगे इंस्पिरेशन किन लोगों से ली जाएगी। तो आप सभी कमेंट्स में यूपी गवर्नमेंट को टैग करें, योगी आदित्यनाथ जी को टैग करें, यूपी मेडिकल एजुकेशन के चीफ को आप जो है टैग करें, यूपी जो मेडिकल एजुकेशन के मिनिस्टर हैं उनको टैग करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस इसके रिगार्डिंग फैले और इस इशू को जो है वो सीरियसली लिया जाए और उस पर काम किया जाए। ठीक है, बाकी इसके अलावा भी आप लोगों के इससे रिलेटेड कोई डाउट हैं, क्वेरीज हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।